नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में हम 4 मूल अधिकार कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए, इसमें 2 शब्द दे रखे हैं आपके, और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो है संस्कृति और दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन, यानी कल्चर और एजुकेशन। तो जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, इनको संविधान में शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या आशय रहा होगा, उनका क्या उद्देश्य रहा होगा कि उन्होंने संस्कृति, कल्चर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान किसमें जोड़े, आपके संविधान में जोड़े गए, शामिल किए गए, उनको शामिल करने के पीछे का जो उद्देश्य था उनका वो सिर्फ इतना था कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है। देखिए, अगर आपको भारत को जानना है तो भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है विविधता में एकता। क्या है? विविधता में एकता। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो सभी वर्गों को समान भाव से संरक्षण प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। तो इसीलिए इसको जो मूर्त रूप दिया गया विविधता में एकता को, ये किससे प्रदान किया गया? संविधान से प्रदान किया गया। ठीक है। अब विविधता भी कई प्रकार की होती है, जैसे धार्मिक विविधता भी हो सकती है, क्योंकि भारत कैसा देश है? बहुधार्मिक देश है। यहाँ हिंदू भी हैं तो हिंदुओं के साथ साथ क्या है? मुस्लिम भी हैं। मुस्लिमों के साथ साथ ईसाई भी हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में एक साथ रहते हैं। इसीलिए भारत में जो सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, उस सर्वधर्म समभाव की भावना को किसके द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया? वो किया गया संविधान के द्वारा। क्योंकि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सभी वर्गों को समान भाव से, या कह सकते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना में एक शब्द दे रखा है कि भारत के सभी नागरिकों में क्या बढ़ाने वाली बंधुता, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? उसका प्रावधान किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को मूर्त रूप देने के लिए क्या किया गया? उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, उनका संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। एक होती है हमारी कल्चरल विविधता, यानी कि सांस्कृतिक विविधता। तो सांस्कृतिक विविधता की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम भारत के उत्तर में, नॉर्थ भारत की बात करते हैं, यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ के जो त्यौहार हैं, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की लिपि है, यहाँ की जो वेशभूषा है वो अलग है। लेकिन अपन जैसे ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? चीज़ें बदलती जाती हैं। भाषा में परिवर्तन आता है, लिपि में परिवर्तन आता है, कल्चर में परिवर्तन आता है, लोक गायन में परिवर्तन आता है। राजस्थान में आपको कई जगह पर कहीं कालबेलिया नृत्य करने को मिल जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में जाओगे तो आपको नौटंकी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ गरबा नृत्य मिलेगा देखने के लिए। ठीक है। तो दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ शास्त्रीय नृत्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पर कथकली, कथक, भरतनाट्यम, इस तरीके के जो नाटक, वो लोक नृत्य हैं वो वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। भारत में, उत्तर भारत में लोगों का पहनावा कुछ और हो सकता है, तो दक्षिण भारत में कुछ और हो सकता है। तो इसको बोला जाता है सांस्कृतिक विविधता। क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक विविधता। एक विविधता होती है सामाजिक विविधता। और सामाजिक विविधता के अंतर्गत आता है कि भारत के समाज में, या जो भारतीय समाज है, उसमें विभिन्न जाति, विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ मिलकर के क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। और उसे क्या बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं तो क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं और वैश्य भी हैं। ठीक है। तो विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रह रहे हैं, विभिन्न जातियों के लोग भारत में रह रहे हैं, विभिन्न संस्कृति वाले लोग भारत में रह रहे हैं, जिनकी अपनी अलग विशेषता है, अपनी पहचान है। तो इन सबको, यानी कि इस आर्टिकल के तहत, यानी कि 29 और 30 के तहत जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया संविधान के द्वारा,
ये इसको शामिल करने के पीछे जो उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का, वो सिर्फ इतना था कि हम भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करें, या भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पांचवें मूल अधिकार के रूप में क्या किसे शामिल किया गया, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार को शामिल किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि इसको संविधान में शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या आशय रहा था, क्या उद्देश्य रहा था। अब इसको जो मूर्त रूप प्रदान किया गया, इस संरक्षण को वो प्रदान किया गया अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत। अब हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है और अनुच्छेद 30 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। और अनुच्छेद 29 की जो भाषा है, 29 की जो भाषा है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब देखिए इसमें एक शब्द दे रखा है आपका अल्पसंख्यक। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में बोला जाता है माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज क्या होगी। तो देखिए इस शब्द पर संविधान ने, या कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर जो अल्पसंख्यकों की जो परिभाषा निकाली जाती है वो निकाली जाती है धार्मिक आधार पर, यानी कि, और दूसरा भाषाई आधार पर। अल्पसंख्यक किन आधारों पर माने गए हैं, एक तो धर्म के आधार पर कौन अल्पसंख्यक होंगे और भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि जैसे ये इंडिया है आपका, ये भारत है और भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अधिकांश 50% से अधिक जो आबादी है वो कौन सी है, हिंदू आबादी है। और जो जनसंख्या अदर रिलीजन की अपेक्षा कम होती है या 50% से उसका रेशियो कम होगा, तो वो किस में आ जाएगी, अल्पसंख्यक में आ जाएगी। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। हम कह सकते हैं, मान लीजिए किसी प्रांत का उदाहरण ले लें, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में अगर हम किसी एक जगह की पर्टिकुलर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केवल मारवाड़ी बोलते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ढूंढाड़ी बोलते होंगे। लेकिन ये तो जो इनकी जो परंपरागत जो भाषा है, ट्रेडिशनल जो भाषा है, वो हो गई हिंदी। और हिंदी का ही ये अनेक रूप हैं, ये जितनी भी भाषाएं सब उसी की उपबोलियाँ हैं। लेकिन भारत में भी कई प्रांत ऐसे हैं, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, ठीक है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, तो कहीं मलयालम बोली जाती है, कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं बोडो बोली जाती है, कहीं डोगरी बोली जाती है, तो कहीं संथाली बोली जाती है। यानी कि विभिन्न भाषाएं क्या हैं अपने संविधान में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की जो सूची दे रखी है। तो इसका तात्पर्य यहाँ लिखने का मेरा ये था कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम होगी, वो भाषा के आधार पर क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक किन आधारों पर होंगे, इन आधारों पर। इसके बाद में क्या हुआ, 2002 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। और उस केस का नाम था TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। और ये केस आया था 2002 में। जब इसमें अल्पसंख्यकों की परिभाषा की बात की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो क्या दिया कि जो अल्पसंख्यक होंगे इनका निर्धारण 2 आधारों पर किया जाएगा, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा प्रांतीय स्तर पर।
ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो निर्धारण किया जाएगा वो ऐसे किया जाएगा कि अगर हम पूरे देश के स्तर पर देखते हैं कि बहुसंख्यक आबादी कौन से धर्म की है और अल्पसंख्यक आबादी कौन से धर्म की है, अगर 50% से अधिक जनसंख्या किसी एक पर्टिकुलर धर्म की है तो वो अल्पसंख्यक होगा या बहुसंख्यक होगा। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो बहुसंख्या में हैं, बहुसंख्यक हो गए। लेकिन इसके अलावा जो अन्य धर्म हो गए वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए। दूसरा है प्रांतीय स्तर पर। प्रांतीय स्तर पर इसलिए लाया गया कि हो सकता है कि केंद्र के लेवल पर, सेंट्रल के लेवल पर हिंदू बहुसंख्यक हों, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में मिलेंगे। और अगर ऐसे राज्यों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ही जम्मू कश्मीर का नाम आता है। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा राज्य है उसका नाम आता है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर चले जाओ, पंजाब में सिखों का बाहुल्य है, लेकिन वहाँ सिख बहुसंख्यक हैं, लेकिन हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। नागालैंड हो गया पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये जो राज्य हैं यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, मेघालय हो गया, और भी कई नाम आ सकते हैं, लक्षद्वीप, मेघालय। तो ये जो राज्य हैं यहाँ पर जो हिंदू आबादी है वो क्या है, अल्पसंख्यक के रूप में है। किस रूप में है, अल्पसंख्यक के रूप में। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू क्या है, बहुसंख्यक के रूप में है, ठीक है। तो इसी आधार पर दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देखा कि एक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या जहां ज़्यादा होगी वो बहुसंख्यक होंगे। तो अगर हम हिंदी भाषा के बोलने की संख्या देखते हैं तो हिंदी के आधार पर तो हिंदी को जो बोलने वाले लोग होंगे वो बहुसंख्यक होंगे। और हिंदी के अलावा जो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, तेलुगु, तमिलनाडु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, जितनी भी मैथिली हो गई, ये जो भाषाएं हैं इनको जो बोलने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अल्पसंख्यक के रूप में होगी। तो ये निर्धारण किसने किया, सर्वोच्च न्यायालय ने किया। और इसने ये कहा कि इस तरीके के जो निर्धारण हैं वो 2 स्तरों पर किए जाने चाहिए, जिसमें पहला स्तर नेशनल लेवल पर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, और दूसरा प्रांतीय स्तर पर। क्योंकि हो सकता है कि जो समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो वो प्रांत के स्तर पर क्या हो सकता है, अल्पसंख्यक हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया गया, और इसका जो मामला था ये किस केस में सामने आया, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में 2002 में। और एक चीज याद रखना कि अल्पसंख्यक शब्द जो दे रखा है संविधान में, इस शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो धारणा होती है लोगों की वो अब इसमें समझ में आ गई होगी कि संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक कौन होंगे, ठीक है। चलिए, और जो अल्पसंख्यकों का निर्धारण है वो 2 ही आधार पर किया गया है, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की। अब देखिए ये चीजें आपकी समझ में आ गई। अब अल्पसंख्यक जब शब्द को आप समझ गए तो अब इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि इस आर्टिकल के जो मूल भाव है, जो मूल भावना है वो क्या है। तो देखो इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29(1) की बात करते हैं। 29(1) में जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसको, भारत के प्रत्येक नागरिक को या किसी अनुभाग को या उसके अनुभाग को, ये 2 शब्द हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, नागरिक और अनुभाग, जिसकी अपनी लिपि होगी। देखो अब इसमें क्या क्या आ गया, जिसकी अपनी क्या होगी, लिपि, भाषा और संस्कृति। तो इन सबको बनाए रखने के लिए उसको अधिकार होंगे। ये बात कौन कहता है,
आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, अब देखिए इसमें नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो व्यक्तियों को न होकर के केवल भारत के नागरिकों को है, यानी कि ये जो अधिकार दिया गया है ये विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 शब्द दे रखे हैं, लिपि, भाषा और संस्कृति। लिपि तो आप समझते हो कि हम जिस भाषा को, यानी कि कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो तो हिंदी भाषा की भी कोई ना कोई लिपि होगी, जैसे देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि हो गई, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि हो गई, इंग्लिश भाषा की रोमन लिपि हो गई। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, वो उसको बनाए रख सकते हैं, अपनी भाषा को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं। संस्कृति के अंतर्गत उनकी लोक नृत्य आ गए, ठीक है, जो लोकल स्तर पर प्रचलन में होते हैं, लोक नृत्य हो गया, गायन हो गया, ठीक है, चित्रकला हो गई, उनकी वेशभूषा हो गई, खान पान हो गया। तो कल्चर में आप जितनी भी चीज़ें सोच सकते हो, और इसके अलावा त्योहार हो गए उनके अपने विशिष्ट। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, कि संस्कृति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन सब को बनाए रखने का अधिकार किसको होगा? उन वर्गों को होगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 29(1) में जो अधिकार दिए गए हैं ये केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं दिए गए, यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ इसमें एक शब्द जोड़ा है कि उसके अनुभाग, और अनुभाग का मतलब होता है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल है और अल्पसंख्यक के साथ साथ में बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है, क्योंकि केवल अल्पसंख्यकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। बहुसंख्यक लोग जो हैं, जिनका अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उनकी भी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, विशिष्ट लिपि है, विशिष्ट संस्कृति है, वो भी उसको बनाए रख सकते हैं। तो ये जो अधिकार मिला हुआ है ये अल्पसंख्यकों के साथ साथ किसको मिला हुआ है? बहुसंख्यकों को भी मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या पर्टिकुलर एक व्यक्ति को यह अधिकार मिला है? तो यहाँ याद रखना, ये जो अधिकार है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करती है। ये जो व्यवस्था दे रखी है ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा न करके एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जो समूह उस देश का नागरिक होता है। तो ये जो व्यवस्था है ये किसके अधिकारों की रक्षा करती है? एक समूह। जैसे मान लीजिए हिंदी बोलने वाले लोगों का एक समूह हो गया, पंजाबी बोलने वाले लोगों का एक समूह हो गया, तो ये क्या है? एक समूह हो गया। तो इन समूहों को क्या दिया गया है? ये संरक्षण प्रदान किया गया है, ये अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है अपना अनुच्छेद 29(2). उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और धीरे धीरे अगर हम संविधान की सारी चीजों को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे तो मैं इतनी आशा करता हूं, या मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप लोगों का एक भी सवाल एग्जाम से संबंधित, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो RAS का हो, या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की एग्जाम का हो, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पटवार हो, पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में आपका यहाँ से अगर कोई सवाल आ जाता है तो वो गलत नहीं होगा। बस तरीका ये अपनाना है कि आपको प्रत्येक बात को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा आता है आर्टिकल 29(2), इसका सब क्लॉज 2। तो इसके आर्टिकल 2 में क्या लिखा है कि अगर राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जाएगा तो उसमें किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो केवल धर्म, मूलवंश या उसकी भाषा या उसकी जाति कोई और है। यानी कि राज्य के द्वारा, अब यहाँ शब्दों को तोड़ तोड़ के समझना कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित का मतलब है कि राज्य सरकार का उसमें पैसा लग रहा है। ठीक है, सरकारी संस्थाएं हैं, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में, किसी शिक्षा संस्था में, ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ। अब ये किसके साथ? नागरिक, वही बात आ गई
किसी भी नागरिक के साथ केवल किन किन धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखो, कोई एक लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है, बेचारे को हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी। क्या नहीं आती? हिंदी भाषा बोलना ही नहीं आता इसको, लेकिन मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलता है। काहीं कर रही हूँ, काहीं कौन कर रही हो, इस तरीके की जो भाषा है ये इसकी बहुत अच्छी है। और ये उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में पढ़ने चला जाए और उसको इस बात के आधार पर कि भाई तुझे हिंदी नहीं आती, मारवाड़ी आती है, और इस आधार पर इसको प्रवेश नहीं दिया जाए, तो जो इसके अधिकारों की जो रक्षा होगी वो किस आर्टिकल के तहत होगी? वो होगी अनुच्छेद 29(2) के तहत। इसको जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा? अनुच्छेद 29(2) के आधार पर। ये तो हो गया भाषा के आधार पर संरक्षण। दूसरा दे रखा है इसमें जाति के आधार पर। तो देखो, भारत में कई जातियां हैं। मान लीजिए कोई निम्न जाति का लोग है या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है और इस बच्चे को किसी स्कूल में इस आधार पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा कि ये उच्च वर्ग का नहीं है, तो क्या ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरीके की, वो असंवैधानिक घोषित हो जाती हैं। ठीक है, असंवैधानिक घोषित हो जाएंगी। इन 4 आधारों में से या कोई इन एक आधार पर अगर कोई संस्था ऐसा करता है या करती है, तब क्या होगा? उसको वो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो उसको अधिकार मिले हुए हैं वो कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये थी आर्टिकल 30 की भाषा, 29(2) की भाषा। अब अगला अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद 30। ठीक है, 29 आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है कि उसकी समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। और चाहे उनका किसी भी प्रकार का डाउट हो टॉपिक से संबंधित, उनके सारे डाउट्स तुरंत क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि कमेंट में जितने भी मैसेज आप लोगों के आते हैं उन्हें हम अपने स्वयं के स्तर पर उनकी जांच करते हैं और जिस बच्चे का प्रश्न उचित लगता है उसके आंसरों को भी भेजते हैं। आप बेझिझक होकर के जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप उनको हमें पूछ सकते हो। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पूछें कि नहीं पूछें, क्योंकि जब तक चीज़ें पूछोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होंगी। अनुच्छेद 30 ये और भी आसान है। ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का उल्लेख करता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत में, वो क्या कर सकता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकता है और उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान बना सकता है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही करेगा। ठीक है, इसके 2 खंड हैं। एक तो आर्टिकल 30(1) जिसके तहत 2 सब आर्टिकल दे रखे हैं, और एक है आपका आर्टिकल 30(2). अब दोनों में क्या क्या प्रावधान है उनको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 30(1) पर। इसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक और भाषाई आधार पर, ठीक है, जो अल्पसंख्यक थे वो किस आधार पर गठित किए गए?
धार्मिक व भाषा पर आधारित ठीक है, धार्मिक व किस पर, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये बात कौन कहता है, ये कह रहा है कि जो धार्मिक और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं इनको अपनी रुचि के अनुसार क्या करना होगा, ये चाहें तो उस शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसके प्रशासन से संबंधित नियम या कोई भी विनिमय बना सकते हैं। ठीक है, ये बात किसके द्वारा क्लियर होगी आपकी, आर्टिकल 30(1) के तहत। अब देखो आर्टिकल 30(1) में ही क्या जोड़ा गया, एक सब आर्टिकल जोड़ा गया 30(1) क, और ये जोड़ा गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में एक मूल अधिकार को निश्चित किया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को, और उस समय जो सरकार आई थी जनता पार्टी में, उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के शासनकाल में क्या हुआ, संपत्ति के जो मूल अधिकार को निश्चित करके कहाँ डाला गया, भाग 12 में आर्टिकल 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। लेकिन मूल अधिकार को सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, उसमें संविधान संशोधन होगा तभी संशोधन मतलब बदलाव किया जाएगा या उसको सीमित किया जाएगा या हटाया जाएगा। तो इसमें एक बात कह रखी है कि अगर सरकार यानी कि राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की जो संपत्ति है, ठीक है, किसकी, अल्पसंख्यक वर्ग की जो संपत्ति है उसका क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकता है, उसको ले सकता है। अर्जन का मतलब लेना, और लेगा तो इसके बदले में कुछ न कुछ देगा भी। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के लिए कितना मुआवजा या कितनी रकम होनी चाहिए जो अनुच्छेद 30 के प्रावधानों को निराकृत न करे। यानी कि मुआवजा जो होगा, अगर ये ले भी ली तो मुआवजा कितना होना चाहिए, जो विधि के अनुसार निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, विधि के अनुसार निर्धारित किया गया है। और मुआवजा इतना कम नहीं होना चाहिए कि अनुच्छेद 30 के जो भाव है उसको ही खत्म कर दे। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। अब इसका एक और खंड बचा आर्टिकल 30(2), वो और भी आसान है। उसमें सिर्फ इतना दे रखा है कि अगर राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है तो वो इस आधार पर किसी शिक्षण संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो प्रबंधन है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हाथ में है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 30(2) ये क्या कह रहा है कि राज्य शिक्षण संस्थानों में सहायता, ध्यान से सुनना एक एक बात, कि राज्य शिक्षण संस्थानों में सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि
वह शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, मैनेजमेंट में है। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात कही गई है कि अगर राज्य सभी इंस्टीट्यूट्स को सहायता देता है, हेल्प करता है, तो वो अल्पसंख्यक वर्गों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 30(2) की मूल भावना है। तो ये हुआ हमारा शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। इसके बाद में भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करते जाइए और आपके जो टेस्ट हैं वो समय समय पर होते रहेंगे, जिसके लिए आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।